देखिए, मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मची हुई है। और इसका असर जाहिर है भारत पर भी पड़ रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है और इसका हमारे लिए मतलब क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर तरफ घटते तेल भंडार और जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबरें हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत वाकई में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। मामला काफी गंभीर है, क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसने एक बहुत ही जरूरी शिपिंग रास्ते पर अस्थिरता पैदा कर दी है। और ये भारत के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि हमारा लगभग 60% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर आता है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए आइए सबसे पहले उस बाहरी समस्या को देखते हैं जो भारत की इस प्रतिक्रिया की असली वजह बनी है। अब देखिए, ये रास्ता कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ये फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। सुनने में तो लगता है कि ये 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जहाज़ों के आने जाने के लिए जो असली लेन है, वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब ये ग्लोबल तेल व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। और ये सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है, ये बात खुद भारतीय वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें चिंता जताई गई है। मतलब ये कोई छोटा मोटा कुछ दिन का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर आर्थिक जोखिम है जिसके असर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस बाहरी संकट से निपटने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है। चलिए अब उस समाधान की ओर बढ़ते हैं जो इस कहानी के केंद्र में है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून। यहाँ सरकार का सबसे बड़ा हथियार है आवश्यक वस्तु अधिनियम। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये कानून लगभग 70 साल पुराना है, जिसे ठीक ऐसे ही संकटों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका सीधा साधा काम ये सुनिश्चित करना है कि जरूरी सामान आम लोगों तक सही कीमत पर पहुंचता रहे। ये कानून सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। इसकी धारा 3 के तहत सरकार प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, कीमतें तय कर सकती है और जो लोग जमाखोरी करते हैं उन पर रोक लगा सकती है। ये एक तरह से सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए एक इमरजेंसी टूल किट जैसा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून सिर्फ कागजों में कैसा है और असल में जमीन पर कैसे काम कर रहा है। तो इस कानून के तहत सरकार ने जो पहला बड़ा कदम उठाया वो था एक खास ऑर्डर जारी करना। इससे ये तय किया गया कि नेचुरल गैस का बंटवारा कैसे होगा, मतलब किसे गैस पहले मिलेगी और किसे बाद में। इस ऑर्डर से पता चलता है कि सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रही है। सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है घरों में आने वाली गैस, गाड़ियों की सीएनजी और एलपीजी सिलेंडरों को। उसके बाद नंबर आता है खाद बनाने वाले प्लांट्स का, फिर बाकी इंडस्ट्रीज का और आखिर में दूसरे कमर्शियल यूजर्स का। लेकिन रुकिए, जो शुरुआती डरावनी हेडलाइंस थीं, उनके अलावा कहानी में एक और पहलू भी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। घबराहट के बीच असलियत ये है कि भारत के पास कुल तेल का एक बहुत बड़ा बफर स्टॉक मौजूद है, पूरे 74 दिनों का। अच्छा, अब ये 74 दिनों का हिसाब समझते हैं। इसमें से करीब 64.5 दिनों का स्टॉक तो तेल कंपनियों के पास रोजमर्रा की सप्लाई के लिए होता है, जिसे हम कमर्शियल स्टॉक कहते हैं। और इसके ऊपर सरकार के पास 9.5 दिनों का एक इमरजेंसी भंडार भी है, जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर कहा जाता है। ये एसपीआर कोई मामूली भंडार नहीं है। ये विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में जमीन के नीचे बनी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो खास तौर पर ऐसे ही किसी संकट के समय के लिए बनाई गई हैं। ये सरकार की लंबी सोच और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को दिखाता है। तो चलिए अब इस फौरी संकट से थोड़ा आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और इसके बड़े मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं। आज हम 40 से ज्यादा देशों से एनर्जी खरीदते हैं और इसीलिए मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता अब सिर्फ 40% रह गई है। बाकी 60% हम दूसरे इलाकों से मंगाते हैं। लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन में एक लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है। देखिए, मिडिल ईस्ट से तेल आने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगते हैं, जबकि दूसरे इलाकों से जैसे कि अमेरिका या रूस से तेल आने में 24 से 25 दिन लग जाते हैं। अब इस लंबे शिपिंग टाइम का मतलब है कि लागत बढ़ सकती है और उसका असर आखिरकार हम सब पर पड़ सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, क्या हमारे पुराने कानून भविष्य में आने वाले ऐसे अनजान संकटों से निपटने के लिए काफी होंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।